आज से अपना टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी हाइड्रोजन। इससे पहले हमने देख लिया कुछ फिजिकल्स और कुछ रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज जो नॉर्मल इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारा आ गया था 17th ग्रुप के लिए। तो आज से अपना टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर हैलोजन्स रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप के कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। अगर ऐसा होता है तो जनरली हाइड्रोजन हैलाइड्स की फॉर्मेशन HALIDES हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जनरली हाइड्रोजन हैलाइड किस टाइप फॉर्म में रहते हैं? H और X मान लेते हैं। X से ही तो हम डोनेट करते हैं हैलोजन्स ग्रुप को, तो HX इस टाइप के। तो सिंपल सा अगर एग्जांपल लिखा जाए तो HF हो जाएगा, HCl हो जाएगा, HCl हो जाएगा, इसके बाद HBr हो जाएगा, इसके बाद HI। ये कुछ टाइप्स के हाइड्रोजन्स हैलाइड्स हमारे पास मिल जाते हैं। अब इनकी डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। जैसा हमने सारे ग्रुप्स के साथ किया था, हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के लिए ही तो सारी और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी समझी थी। चलो तो सबसे पहले डाल लो अपना पहला प्रॉपर्टी आयनिक कैरेक्टर, आयनिक CHARACTER कैरेक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी डाल लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तीसरा पॉइंट डाल लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया, आयनिक कैरेक्टर हो गया, इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी, चौथा प्रॉपर्टी डाल लो थर्मल स्टेबिलिटी हो गया। चलो पांचवा चौथा डाल लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट। आखिरी कैरेक्टर डाल लो एसिडिक नेचर, पांचवा एसिडिक नेचर, ठीक। कोई छूट तो नहीं रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, थर्मल स्टेबिलिटी, आयनिक कैरेक्टर छूट रहा होगा तो याद आएगा तो कंसीडर कर लेंगे, ठीक। तो वन बाय वन का, हाँ एक चीज और, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको भूले जा रहे थे, तो इसको छठवा डाल लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ELECTRO नेगेटिविटी, ठीक। एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर फटाक से आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। पहला कैरेक्टर, तो ये डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स के बेसिस पे इन सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक। तो हम एक सीरीज लिख लेते हैं सबसे पहले, जिससे समझना और भी आसान हो जाएगा। तो HF, इसके बाद HCl, HBr और HI कंप्लीट। सारे में हम जाएंगे डाउन दी ग्रुप ही मूव करेंगे। क्या जाएंगे? डाउन दी ग्रुप, मान लो डाउन दी सीरीज बोलो इसके लिए। पहला कैरेक्टर बात कर लेते हैं, आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर जब हम अप से डाउन जाते हैं, मतलब HF से HI में जाते हैं, तो ये डाउन आयनिक कैरेक्टर हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है। आयनिक कैरेक्टर सबसे पहले समझ लो आयनिक कैरेक्टर होता क्या है। आयनिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक। दो एटम्स हैं, यहां पर दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन है दूसरा फ्लोरीन है। अब ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही हुआ होगा, ठीक। तो उसी कैरेक्टर को क्या बोला जाता है? आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर मेनली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। यहां से समझ आ गया जिसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। एक बात समझ आई? मतलब फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बहुत कम होता है। पूरे सीरीज में बोलेंगे, इस ग्रुप में बोलेंगे तो बहुत कम होता है उसके मुकाबले, तो इसका आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और हाँ एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है,
अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ज्यादा होती है तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ये भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ आया पॉइंट, आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करता है। ये दोनों कारण लिख लो। नेक्स्ट लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला जाता है। तो डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इसका कारण क्या है, इसका सिंपल सा एक कारण लिख लो, सब में वही आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। अगर HF की मैं बात करूंगा तो HF का इतना बड़ा बॉन्ड है तो वहीं पास HCl का इतना बड़ा बॉन्ड हो जाएगा, और उसी के जस्ट नीचे जाऊंगा HI का बात करता हूं तो ये कुछ इतना बड़ा बॉन्ड हो जाएगा। मतलब इतना सिर्फ मैं एज एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो बॉन्ड लेंथ ना डाउन द ग्रुप जाने से बढ़ता है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घटेगी। एक तरह से आप बोल सकते हो अगर बॉन्ड लेंथ जिसका ज्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम है, क्योंकि ज्यादा लंबे बॉन्ड का उतना ही कम स्ट्रेंथ होता है। तो वो इजीली थोड़ा सा एनर्जी अप्लाई करूंगा आसानी से टूट जाएगा, ठीक। तो डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है। बात समझ आई। एक ये पॉइंट लिख, या तो दूसरा लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण आएगा, पर मेनली अगर आप बोलोगे तो अगर एग्जाम में लिखना परफेक्ट एक मार्क्स में है तो आप सिर्फ एक ही आंसर लिखना, क्या, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। सबसे अच्छी बात। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी यानी बोल सकते हैं कि कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड कितना थर्मली स्टेबल है, ठीक। तो डाउन द ग्रुप जैसे हम जाएंगे तो थर्मली स्टेबिलिटी क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जस्ट मैंने इसी के जस्ट ऊपर में पढ़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज कर रही है मतलब बॉन्ड जल्दी जल्दी टूट रहे हैं इसलिए डिक्रीज कर रही है। तो सिंपल, जब बॉन्ड बहुत जल्दी टूट रहा है तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी मेंटेन कहां रहा, मतलब बहुत कम रहेगा। तो ये वाले पॉइंट समझ आ गया। चलो, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। सबसे आखिरी वाला पॉइंट सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, डिक्रीज होंगी तो आसान रहेगा। आखिरी पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे को मालूम है, अरे अपन को मालूम है कि डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सारे एलिमेंट्स की डिक्रीज करती है, ठीक। तो जनरल सी बात है। तो इनके रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स की भी रिस्पेक्टिव कंपाउंड जो फॉर्मेशन करेंगे उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करेगी। समझ आ गए ये सारे पॉइंट्स। अब बचे दो पॉइंट। ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जस्ट उल्टा केस आ जाएगा, ठीक है। यही एक एब्सेशन केस भी देख लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों एक ही है, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करेगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि क्योंकि वॉल्यूम तो एटम का इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसका साइज तो इंक्रीज कर रहा है। अब इतना छोटा सा है उसको जलाने में ज्यादा टाइम लगेगा, कितना बड़ा है उसको, तो एज अ साइज इंक्रीज करता है। क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हाइड्रोजन के लिए सबके लिए तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए सबसे मैं हाइड्रोजन ही ऐड कर रहा हूं। बट जो ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे इसके लिए आयोडीन है, तो आयोडीन का साइज क्या होता है इन कंपैरिजन टू सारे एलिमेंट से बहुत बड़ा होता है। तो अगर साइज बढ़ रही है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उनको हीट करने के लिए भी तो ज्यादा टेम्परेचर अप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। समझ आया कारण, कारण क्या है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बोल रहा हूं, एटम साइज इंक्रीज करता है या फिर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता है, ये सिंपल लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आखिरी, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर यहाँ का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक एक्सेप्शन केस देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। एक्सेप्शन केस आता है HF के लिए। HF को एज एक्सेप्शन केस में यहाँ एज अ कट करके लिख लेना, एज अ क्वेश्चन अभी इसी को ऐड कर लो इसी में, ठीक। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि HF का बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिव कुछ एलिमेंट से काफी ज्यादा होता है। एज
ऊपर से हमने बोला कि डाउन द ग्रुप जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, बट ऐसा नहीं होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट ना कुछ रिस्पेक्टिव एलिमेंट जैसे HBr हो गया, HCl हो, इससे कई ज्यादा रहती है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, क्योंकि ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड टाइप के में आता है। तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है, आसानी से टूटेगा नहीं, तो मतलब ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ ही जाएगी। समाज से बात है। चलो ये इसका एक्सेप्शन केस ऐड कर लिए ना क्वेश्चन में। नेक्स्ट एसिडिक नेचर, आखिरी देख लेते हैं। एसिडिक नेचर की अगर बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाने से ये भी इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका कारण क्या है इंक्रीज करने का? एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि एज हमने इससे पहले कौन सा एक पॉइंट को देखा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने से क्या करती थी, डिक्रीज करती थी, मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाते थे। अब बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जा रहे हैं, मतलब यहां पर बॉन्ड किसके बीच में बने, HI का जैसे डायग्राम, तो H और I के बीच में बॉन्ड बने हैं। अब यहां से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक करके H+ और I- दे देते हैं, ठीक है। इनके लिए ये बहुत जल्दी ऐसे टूटेगा। इसके अलावा ये HF की बात करूंगा तो ये बहुत देर में टूटेगा। समझ आई बात? ये चीज क्लियर है अभी? तो देखो जैसे जैसे बॉन्ड अगर इजीली टूट जाता है तो अपने को H+ आयंस कितना, बहुत फास्ट रेट में मिल जाएगा। अगर फास्ट रेट में H+ आयंस मिल जाता है तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि एसिड के केस में हमने क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो जितना जल्दी H+ आयंस देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस के केस में जस्ट उल्टा पढ़े थे, जो जितना जल्दी OH आयंस दे देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये नीचे वाले ना बहुत ज्यादा जल्दी H+ आयंस दे देते हैं, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो रिस्पेक्टिव पीरियड में या फिर पीरियोडिक टेबल में भी आप बोल सकते हो कि HI एक वन ऑफ द मोस्ट, क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसिड बोल सकते हो, ठीक है। पूरे रिस्पेक्टिव पीरियड में भी वन ऑफ द मोस्ट बोला हो ना, पूरा का पूरा 100% मत लिख देना। कई लोग यही बोल देते कि यही सबसे ज्यादा है, ऐसा नहीं। हो गया ये सारे नेचर्स कंप्लीट हो गए, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, मजा आया? नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हो गया, रिएक्टिविटी विथ, नेक्स्ट इसी में डालो रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वही फॉर्म लेंगे जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, O2, ठीक है। O3 नहीं लेंगे, O2 लेंगे से बाकी सबको फटाक से रब कर देते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाल लो, रिएक्टिविटी विथ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, हैलोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं, हैलोजन ऑक्साइड। इसके बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जस्ट इसी के प्रीवियस ग्रुप में ही तो हमने पढ़ा था, क्या 16 ग्रुप में ऑक्सीजन पहला एलिमेंट, तो ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीजन रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हैलोजन पढ़ा था। वो सारे के सारे को आप कंक्लूड कर लेना, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी मैं जो बताऊंगा उसको भी ऐड कर लेना। तो मतलब दोनों ग्रुप में एक ही कैरेक्टर को पढ़ना था, इसीलिए अपने को आसान कर दिया ये, ठीक। तब उसका आधा पॉइंट उठा लेना, इसका आधा पॉइंट उठा लेना, तो ये टूवर्ड्स पूरा का पूरा ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। चलो तो इसको क्या रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हैलोजन, HYLOG, हैलोजन ऑक्साइड, XID, ठीक है। HO, ठीक। अच्छा, हैलोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब हैलोजन ऑक्साइड्स की बात की जाए तो जनरली हैलोजन ऑक्साइड्स ये दो टाइप के फॉर्मेशन है, ठीक। एक तो सिंपल, सबके लिए एग्जांपल ले लेके बात करते हैं। पहला एलिमेंट, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला एलिमेंट ले लेते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये दो टाइप्स का हैलोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। पहला क्या आ जाएगा, OF2 एंड O2F2,
ये दो टाइप के हैलोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो हमारे पास दो टाइप के हैलोजन ऑक्साइड्स हैं, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहला इन दोनों में बात करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ OF2 ही रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। मतलब रूम टेम्परेचर बोलेंगे तो कितना टेम्परेचर, 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, ठीक। मतलब उस टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ OF2 ही स्टेबल होता है, बाकी O2F2 एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इसके लिए मेंटेन करना पड़ता है, मतलब एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर इसके लिए क्रिएट करना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है और जनरली हमारा लोअर एक्सिस मतलब रिड्यूस कर देता है खुद को। समझ आई बात? चलो तो ये आ गया। अब इसके बाद दोनों कंपाउंड्स O2F2 भी और O2F2 और OF2 भी दोनों क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेनेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब इसे कलेक्टिवली क्या, इनकी फ्लोरोसेनेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेनेटिंग एजेंट। ठीक, इसे किसी को भी क्या कर सकते हैं, एज इनकी पावर होती है बहुत ज्यादा, फ्लोरोसेनेट कर सकते हैं, सिंपल सा बोल सकता हूं। तो इसीलिए इन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स भी बोला जाता है। ये दोनों एलिमेंट्स को एज ऑक्सीजन फ्लोराइड्स भी बोला जाता है। कंप्लीट है? चलो अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, या नेक्स्ट पहुंच जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरीन। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन के साथ, तो ये सिंपली क्या फॉर्मेशन करेंगे, सिंपली ये फॉर्मेशन कर देंगे अपने पास OCl2। ठीक, अब यहां पास एक चीज देखने वाली है, दोनों में हो गया। OCl2 टाइप के क्या क्लोराइड्स फॉर्मेशन करते हैं, O2Cl2 के टाइप के फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, O2Cl2। नेक्स्ट O2Cl2 हो गया, ये भी एक कंपाउंड है, O2Cl, ये लिखो सेकंड में, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए एक बाय वन देख लेते हैं सबको। नेक्स्ट है Cl2O6 की भी फॉर्मेशन करते हैं। ये आ जाएंगे कुछ कंपाउंड्स रिलेटिव हैं किससे, क्लोरीन से। इसमें जो अपने पास Cl O2 है यानी O2Cl2, ये एक क्या होता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करता है। अभी इसका केमिकल प्रॉपर्टी ना, इसके जस्ट कुछ देर बाद जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना चालू करेंगे तब वहां देखेंगे ये क्या है, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक, एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। चलो तो ये आ गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन में ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम 16 ग्रुप में जस्ट पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, और वहीं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लिए थे, एज किसके साथ, हैलोजेंस के साथ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है एक ही चीज को। चलो ठीक, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हो गया। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, अगर मेटल्स के साथ हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल्स हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या, मेटल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेटल हैलाइड्स यानी जनरली एक कॉम्बिनेशन होता है मेटल और हैलाइड्स के बीच का। इसमें बताना क्या है, एक दो एग्जांपल देखते हैं तो फटाक से अपने आप ही समझ आ जाएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट केस भी आता है जो अभी हम देखेंगे। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए उसको भी देखेंगे। अच्छा, तो मेटल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं, Mg के साथ। ठीक है, Mg प्लस क्या कर दूं, F2 ले लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, MgF3। ठीक है, मैग्नीशियम ट्राइक्लोराइड। उसी तरह से अगर मैं कैल्शियम ले लूं और उसके साथ Cl2 ऐड कर दूं तो ये CaCl2 दे देगा, सॉरी ये MgF मिलता है, MgF, सॉरी गलत हो गया था, CaCl2 दे देगा। समझ आई बात? तो इसी तरह से ये क्या है, एक टाइप्स की मेटल हैलाइड्स है, ये भी मेटल हैलाइड है, ये भी मेटल हैलाइड्स की
फॉर्मेशन करते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की इसी तरह से मेटल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैं Ca और Br2 ले लेता हूं तो ये भी सेम टू सेम CaBr2 दे देगा। समझ आई बात? ठीक। K+I2 ले लेता हूं, K+I2 ले लेता हूं तो ये Ki दे देगा, पोटेशियम आयोडाइड जिसे बोला जाता है। समझ आया बात? तो इसी तरह से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्शन करके मेटल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब मेटल हैलाइड्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसके थ्रू चल देते हैं। तो एक चीज और, एक पॉइंट छूट रही थी यहां पास कि जिस मेटल्स की अगर मेरे पास दो रिस्पेक्टिव मेटल्स हैं, मान ले तो मेरे पास दो रिस्पेक्टिव मेटल्स है, सेम मेटल्स है, अब वो सेम एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो एज अ क्वेश्चन भी मान लेना। ठीक, SnCl2 हो गया और एक हो गया SnCl4। SnCl4 एक ये एलिमेंट हो गया, दूसरा ये एलिमेंट हो गया। अब SnCl2 और SnCl4 ये दो ऑक्सीडेशन, SnCl2 और SnCl4 सॉरी, ठीक। तो ये दो ऑक्सीडेशन, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इस वाले एलिमेंट में Sn कितना शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें Sn कितना शो करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो जिस मेटल्स की रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स या रिस्पेक्टिव हैलोजेंस के साथ ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, मतलब उनका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। समझ आई बात? कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं इन दोनों में से पूछूं कि इन दोनों में से SnCl2 और SnCl4 में किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो इन दोनों में से SnCl4 का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है रिस्पेक्टिव SnCl2 से, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका उतना ही ज्यादा, ठीक। चलो, तो उसका उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको लिख लो, ये वाला रिस्पेक्टिव को लिख लिए ना, SnCl4 वाला। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। Next question, if the metals present in a monovalent state and the ionic character of metals halide decreases in order, explain। अगर मेटल्स हमारे पास जो हैं वो मोनोवैलेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोवैलेंट मेटल हैलाइड्स की अगर फॉर्मेशन करते हैं। अब मोनोवैलेंट मेटल हैलाइड क्या होते हैं ये समझ लो सबसे पहले। मोनोवैलेंट मेटल हैलाइड्स मतलब जहां सिंगल मेटल रहेगा और उसके साथ रिस्पेक्टिव में हमारे पास सिंगल ही हैलोजेंस होंगे, मतलब सिंगल ही हैलाइड्स होंगे। जैसे कि मैं इसको ले लूं, MgF हो गया, ये एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगर नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं तो M एज अ मेटल कंसीडर कर लो सबके लिए, MF हो गया, MCl हो गया, MCl हो गया, MBr हो गया, ये टाइप के। तो अगर इसको हम रिलेटिवली डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले आपने को खुद से ही एक ग्रुप बनाना है और खुद से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं एक ग्रुप बना देता हूं जल्दी से। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का एलिमेंट्स है, मतलब मान लेते हैं M फॉर एज अ मेटल कंसीडर कर लेते हैं, M फॉर मंकी नहीं, M फॉर मेटल, ठीक, मेटल कंसीडर कर लेते हैं। इसके साथ F, नेक्स्ट लिख लेता हूं मेटल क्लोराइड, इसके बाद मेटल क्लोराइड ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड, ये आ जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स जितने रिस्पेक्टिव। तो अब ये टूवर्ड्स अगर आयनिक कैरेक्टर्स के हिसाब से बात करेंगे तो इनका कैरेक्टर किस रिस्पेक्टिव, अगर मैं इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता हूं तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, डिक्रीज करेगा, क्योंकि अपन पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं कि आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करता है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने से तो डिक्रीज ही करेगी। आयोडीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ फ्लोरीन। समझ आ गया? तो इसको लिख लो, मेरी आंख हो गया। चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल्स हो गए। ये दोनों क्वेश्चन समझ आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, इसलिए ऐसा हमने लेक्चर में ही कंक्लूड कर लिया।
तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम और कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी हमें इंटर हाइड्रोजन्स कंपाउंड्स भी पढ़ना बाकी है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।